पहलवानों के मेडल को गंगा में बहा देने वाले मामले को लेकर बृजभूषण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को ड्रामा बताया है। पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने को लेकर मंगलवार दिन भर चली हाई वोल्टेज दंगल पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। बृजभूषण सिंह ने ये साफ कह दिया है कि पहलवानों के गंगा में मेडल डालने से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। बृजभूषण ने कहा कि पहले दिन जब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया तो मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। अगर एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह खुद फांसी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अब 4 महीने हो गए हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं। और मैंने उसी दिन कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! बृजभूषण ने आगे कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जाकर पुलिस को दो, कोर्ट को दो, और कोर्ट मुझे फांसी देगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। बृजभूषण ने खिलाड़ियों के मेडल बहाने की घोषणा को इमोशनल ड्रामा बताया। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों के मेडल को गंगा में बहा देने वाले मामले को इमोशनल ड्रामा बताया है। अब आगे ये देखना होगा कि इस मामले को लेकर, पहलवानों के इस कदम को लेकर सरकार आगे क्या करती है। देश की राजधानी के जंतर मंतर पर एक तरफ जहां पहलवानों का धरना जारी है तो वहीं इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पीड़िता जिसने आरोप लगाया था उसकी पहचान उजागर करने के मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को नोटिस जारी किया है और कई सवाल पूछे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक शख्स ने खुद को नाबालिग लड़की का चाचा बताकर उससे जुड़े कागजात प्रेस के सामने रखे थे। इसमें उस शख्स ने दावा किया था कि आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग नहीं है। इसे लेकर दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि एक आदमी खुद को बृजभूषण के खिलाफ शिकायत देने वाली नाबालिग बच्ची का चाचा बता उसके कागजात प्रेस में दिखाकर लड़की की पहचान उजागर कर रहा है। पुलिस को नोटिस कर रही हूं, इस आदमी के खिलाफ पॉक्सो में एफआईआर दर्ज हो। गौरतलब है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की यौन शोषण की शिकायत के बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें एक एफआईआर नाबालिग से यौन शोषण को लेकर है जिसमें पॉक्सो एक्ट लगाया गया है,
जबकि दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई है और इन्हीं शिकायतों को लेकर पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पुलिस को समन जारी करते हुए सवाल किया है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को छोड़ा इसलिए गया है कि वो पीड़िता पर दबाव बना सके। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 10 लोकसभाओं में रैली करेगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अन्य कई नेता भी शामिल होंगे। धनखड़ ने कहा कि पार्टी की ओर से 1 जून से 30 जून तक रैली के साथ कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं उस दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के केंद्र के शासन के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज वो 30 मई है, जिस दिन 31 मई है आज, 30 मई को ये ओथ हो गई थी। 1 जून से लेकर 30 जून तक हमने लगातार जो है कार्यक्रम चलाने हैं, 1 महीना तक। उस कार्यक्रम में 10 की 10 लोकसभाओं में रैली होगी। उसमें कुछ केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी हमारे यहाँ लगाई गई है। इसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनको अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा दी गई है। डॉक्टर संजीव बाल्यान जी, उनको सोनीपत, रोहतक लोकसभा दी गई है। गजेंद्र जी शेखावत, सिरसा लोकसभा दी गई है। और हमारे प्रभारी विप्लव जी को फरीदाबाद, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, ये लोकसभाएं दी गई हैं। ये इनमें हमने ड्यूटी लगाई हैं अपने कार्यकर्ताओं की भी साथ में। जयराम ठाकुर जी को जो लोकसभाएं दी गई हैं उसमें वेदपाल जी हमारे महामंत्री उनके साथ रहेंगे, और जो विप्लव देव जी को दी गई हैं उसमें हमारे मोहनलाल जी कौशिक महामंत्री साथ रहेंगे, और जो संजीव बाल्यान जी और गजेंद्र जी को दी गई हैं उसमें डॉक्टर पवन सैनी साथ रहेंगे इन कार्यक्रमों में। इसके साथ साथ हर लोकसभा की भी हमने एक टीम बनाई है सांसद के साथ। जैसे फरीदाबाद में कृष्णपाल जी गुजर हैं, उनके साथ हमने जो है सोनपाल छोकर हमारे कार्यकर्ता हैं और दिनेश खिलोड़, उनको जोड़ा है। फरीदाबाद गुड़गांवा हमारी लोकसभा में विपुल गोयल जी और समय सिंह जी भाटी को राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ जोड़ा है। धर्मवीर जी के साथ भिवानी में हमने अपने शिव कुमार मेहता हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और अजीत कलवाड़ी जो है हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनको साथ जोड़ा है। हिसार लोकसभा में हमने हमारे गौतम सरदाना मेयर हैं और तेजेंद्र ढुल एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ा है। आपको बता दें कि हरियाणा में होने वाले अलग अलग कार्यक्रम वह रैलियों के लिए तमाम कार्यकर्ता वह केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसमें कि जयराम ठाकुर की कुरुक्षेत्र, करनाल वह अंबाला की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो वहीं पर सिरसा लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जिम्मेदारी लगाई गई है। भिवानी के लालावास गांव के बीएसएफ जवान नरेंद्र कुमार देश के लिए शहीद हो गए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। हरियाणा वीरों और जवानों की भूमि है। हरियाणा के लाल देश के लिए शहादत देते आए हैं। अब भिवानी के लाल ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, गांव लालावास के बीएसएफ जवान 27 वर्षीय नरेंद्र कुमार मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए। शहीद नरेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शहीद नरेंद्र कुमार की अंतिम विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ा। नम आंखों से लोगों ने नरेंद्र को अंतिम विदाई दी। शहीद के बड़े भाई अनिल कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी।
सेना के जवानों ने हवा में गोली दागकर अपने साथी जवान शहीद नरेंद्र कुमार को अंतिम सलामी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने शहीद नरेंद्र कुमार अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नरेंद्र तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारे लगाए। नरेंद्र कुमार की शहादत पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान सेना के अधिकारियों और जवानों के अलावा जिला प्रशासन की ओर से नगराधीश तोशाम के लोहारू डीएसपी अशोक कुमार समेत अनेक अधिकारी, नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लिहाजा नरेंद्र कुमार की शहादत से गांव में माहौल गमगीन है, तो परिजन और ग्रामीण नरेंद्र कुमार की शहादत पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। त्रिपुरा से कुछ उसके लिए अभी इस महीने में ही भेजे थे वहाँ पे मणिपुर, और मणिपुर में इनको संडे को ही, संडे ही, ये अभी संडे गया, संडे को ही हमारे पास फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे बुलेट इंजरी हो गई। वैसे ठीक है, अब जो ही शाम को होते होते पता लगा कि भाई बुलेट इंजरी ज़्यादा है, तो हमें बहुत कोशिश की, लेकिन 29 तारीख को ही शाम को 6:20-22 पे फ़ोन आ गया था कि भाई उनकी हम बचा नहीं पाए उनको। आज बड़ा दुख है, हमारा इलाके से भाई नरेंद्र कुमार गांव लालाबाद से शहीद हुए हैं और उसकी शहादत के लिए पूरा इलाका उमड़ा है। हम उनके चरणों में नमन करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, भारत माँ के सपूत रहे और उन्होंने वहाँ मणिपुर के अंदर, उम्र छोटी थी लेकिन उनकी शहादत देश के लिए हुई है। वहाँ पर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। आपको बता दें, नरेंद्र कुमार 2013 में बीएसएफ बटालियन नंबर 122 शिमला में भर्ती हुए थे। साल 2015 में उनकी शादी हुई। साल 2019 से नरेंद्र कुमार मणिपुर में तैनात थे और अब मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए नरेंद्र कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शहीद की शहादत को नमन किया और उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र कुमार की शहादत पर उनका परिवार और गांव गमगीन है, तो वहीं उसकी शहादत पर फक्र भी महसूस किया जा रहा है। नरेंद्र कुमार महज 27 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, उन्हें नमन किया जा रहा है। क्राइम का ग्राफ हरियाणा में लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है और इस क्राइम के ग्राफ को नीचे लाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पलवल में 4000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने 4000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। पलवल डीएसपी शाकिर हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम गांव उटावड़ में गश्त पर मौजूद थी। तभी उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध हथियार सहित उटावड़ चौक से थोड़ी आगे होटल की तरफ किसी के इंतजार में खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी तो वहां पर मौजूद व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख मौके से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर मुस्तैदी दिखाते हुए काबू में कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान शाकिम निवासी गांव उटावड़ पलवल के रूप में हुई है। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वर्ष 2014 में उसने राजस्थान पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया था। जिला पलवल में एसपी श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन अनुसार जो वांछित अपराधियों को पकड़ने की मुहिम चलाई हुई है, उस संबंध में कल सीआईए पलवल के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह की टीम उटावड़ चौक पर थी। उन्होंने मुखबर की इतला पर शाकिम उर्फ टिटुआ सनौब जो उटावड़ का ही रहने वाला है, जो राजस्थान पुलिस से 4000 का इनामी बदमाशी था, उसको वहां
तलाशी लेकर उसको कट्टा जिससे बरामद हुआ और उस पर गिरफ्तार किया है। और कितने मुकदमे हैं इससे, किस पलवल में, और क्या कोई आगे नाम होना है क्या? इसके ऊपर अपने पलवल से पहले कोई मुकदमा नहीं है, बाकी फिर भी इस संबंध में देखे जा रहे हैं थानों से। राजस्थान में जो नगर थाने में इसने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, वहाँ पर तो 2014 में एक मुकदमा वो है जिसमें 4000 का इनामी था। दूसरा मुकदमा एनिमल क्रूरल्टी एक्ट का है, वो भी थाना नगर का। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और इस आरोपी को धर दबोचा गया है। अब पुलिस इससे आगे की पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार ये कहां इतने समय तक छुपा रहा और इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। बल्लभगढ़ शहर में आवारा पशुओं के जमावड़े से राहगीरों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। आवारा पशुओं के जमावड़ा होने से रोज आए दिन जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। कहीं ना कहीं राहगीरों को निकलने में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बल्लभगढ़ में आवारा पशुओं के जमावड़े से शहरवासी पूरी तरह से परेशान हैं। आए दिन आवारा पशुओं के चलते कई बार हादसे हो जाते हैं। आवारा पशुओं के आतंक से राहगीर ही नहीं बल्कि वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि इन आवारा पशुओं के जमावड़ा होने से सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। गंदगी होने के कारण ये आवारा पशु सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं और आसपास में झगड़ा करते वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना की समस्या बन जाती है। प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कि इस समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है। अब कई बार तो एक्सीडेंट करा देते हैं, आपस में सांडवे गुत्ते रहते हैं। कई बार काफी लोगों को चोट भी आई है। अच्छा। सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं सड़कों, आवारा घूमते रहते हैं सड़कों पर। मंचा जहाँ मार्केट में देख लो, मंडी में देखो, हर जगह इनका बुरा हाल है। तो प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। हाँ, प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि कभी किसी की गाड़ी को तोड़ देते हैं, किसी की बाइक के सामने आ जाते हैं, कोई बाइक वाला गिर जाता है। कई बार काफ़ी गंभीर चोटें भी लग जाती हैं बंदों को। एकदम लड़ते लड़ते सामने आ जाते हैं। दुकानों के सामने बाहर अगर कोई सामान रखते हैं तो उसे भी बखेड़ जाते हैं कई बारी। तो इनसे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी है आवारा पशुओं से। इन पे कुछ ना कुछ करना चाहिए प्रशासन को, नहीं किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है इसमें। आए दिन हादसे होते रहते हैं। जी, छोटे मोटे हादसे तो आए दिन होते रहते हैं। और अगर आप यहाँ से मंडी के गेट से बाहर निकलोगे तो देखोगे गंदगी है, और गंदगी में इतने आवारा पशु घूमते रहते हैं जो बेचारे गंदगी खाते रहते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, सुविधा कुछ करनी चाहिए प्रशासन को इनके बारे में। बहुत परेशानी है, आए दिन के ना कोई हादसे होते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मंडी गेट पे बड़ी ही परेशानियाँ हैं आवारा पशुओं की। और यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से भी कोई यहाँ पे आवारा पशुओं की रोकथाम नहीं हो रही है। आवारा पशुओं से परेशान है और प्रशासन इस पर कोई भी कठोर कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहगीर लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन इस नींद से कब उठता है और कब इन आवारा पशुओं पर लगाम लगाने में कामयाब होता है। पंचकुला के प्यारेवाला स्थित एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचकुला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव प्यारेवाला में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत पंजाबी के टीचर पर बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने अध्यापक पर मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें गलत नियत से छूने के आरोप लगाए गए हैं। पंजाबी के टीचर बंद सर ने हमको गंदी वीडियो अखबारों में चित्र दिखाए थे। शिकायत दी गई है इसको लेकर आप लोगों के द्वारा कोई? उसने हमको चॉकलेट दी थी, टॉफी दी थी। कितने दिन पहले की ये बात है? 3 दिन पहले। तो आपने स्कूल के हेड को बताया था इसके बारे में? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा था फिर आपको? उन्होंने हमको कहा था कि हम इसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस मामले को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि छात्राओं की ओर से इसकी शिकायत स्कूल के हेड को भी की गई थी।
जिसके बाद स्कूल के हेड की ओर से स्कूल के महिला अध्यापक की ड्यूटी पूरे मामले की जांच के लिए लगाई गई थी। जब इस मामले को लेकर स्कूल के हेड से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शनिवार को उनके संज्ञान में ये मामला आया था, जिसके बाद उन्होंने स्कूल के महिला अध्यापकों की जांच के लिए ड्यूटी लगाई और उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दी गई थी। वहीं पूरा मामला सामने आने के बाद रायपुर रानी खंड सुरक्षा अधिकारी की देखरेख में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। गठित की गई कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी शनिवार को 8th क्लास की बच्चियाँ शिकायत लेके आई थी एक टीचर की, तो मैंने जो स्टाफ मेंबर हैं उनको बुलवा के मेमो को बुलवा के उनके सामने बच्चियों से बात की, तो उन्होंने लिखित में जो भी दिया उसके लिए फिर हम मैडमों के मैंने जो हमारे स्कूल के हैं उनके जिम्मे में लगाया था। और आज सुबह मैंने उच्च अधिकारियों को भी बता दिया था, बीओ मैम को, तो उन्होंने बीआरसी मैम यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की है। तो जैसे भी इंक्वायरी हो जाएगी तो जो भी बात है आपको बता देंगे। स्कूल में कोई मामला सामने आया है, किसी टीचर के द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़ की गई है, क्या है पूरा मामला आपके संज्ञान में अभी तक, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में मेरे पास हेडमास्टर जी का फ़ोन आया था और मैं एक्चुअल में बाहर थी, यहाँ पे नहीं थी ऑफिस में। आज कालका गई हुई थी ऑफिशियल काम से ही, तो उसके बाद मैंने बीआरसी मैडम को, शालिनी जी को उसी वक्त जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उनको वहाँ पे भेज दिया था। और जैसे ही मुझे इस बारे में संज्ञान हुआ कि बच्चे के साथ छेड़खानी हुई या जो कुछ भी है, तो उसके लिए एकदम से हम जांच कमेटी का गठन कर दिया गया और 2 दिन के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और जो भी होगा बच्ची के साथ, कोई अगर दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ भी हुआ है तो बच्ची के साथ न्याय किया जाएगा, और ताकि भविष्य में इस तरह की अशोभनीय घटनाएं हमारे अध्यापक समाज के द्वारा ना की जाएं। मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं अध्यापक के दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा की बात कही जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं दोबारा सामने न आए। मौजूद हैं कोराली चांदपुर रोड पे, आप देख सकते हैं रोड के हालात किस तरीके से बने हुए हैं। 1.5 फीट के जो गड्ढे हैं वह यहाँ पे मौजूद हैं। आए दिन लोगों को काफ़ी समस्या और दुर्घटनाओं का भी यहाँ पे सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रामीण लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, विनोद भाटी। विनोद भाई, रोड टूटी हुई है, कितने कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात बरात में आते हैं तो सामने से लाइट लगती है ना, तो कई बार साइड में गिर पड़ते हैं बाइक लेके जी। इतना रोड टूटा हुआ, गड्ढे की पता ही नहीं लगती जी। बात करी जाए यहाँ की या कोराली से जो चांदपुर तक का रोड है, पूरे रोड के यही हालात हुए पड़े हैं? पूरे रोड को ये सारा टूटा पड़ा है। सरकार सोच नहीं रही रोडों को बनाने के बारे में। किशन भाई, सड़क कितने समय से टूटी हुई है? भाई साल भर हो गई कम से कम टूटे हुए। जब रात को आते तो कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है इस रोड पर। कई बार दूध वाले बंदे जाते हैं, सबके कैन वैन टूट गए, कई बार कैन टूट चुके। इस चीज को लेकर कहीं पे शिकायत दर्ज कराई गई है? हाँ भाई, कर रखी है, नगर निगम वालों ने कैसे कर रखी है शिकायत। क्या कहते हैं वो लोग? भाई वो बताएंगे जो जाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, हम तो कभी गए नहीं वहाँ पे। दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है भाई, कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे जी। कई बार किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, गड्ढे बहुत खराब है यहाँ पे। कुछ समय एक्सीडेंट से 2 युवकों में से एक ने अपनी जान भी गंवा दी थी। हाँ भाई, आज कुछ 6-7 महीने पहले की बात है जी। कोयल रोड पंप के सामने वहाँ पे एक्सीडेंट, उसका दुर्घटना हुई थी जी। आपके क्या नाम है भैया? करमवीर भाटी। करमवीर भाई, कितना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है सड़क से निकलने के लिए? देखो सर, परेशानी तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। PWD वाले 2-4 दिन पहले थोड़ा टीप हटा पीछे करे, वो चले गए, तो गड्ढे तो परेशानी है, रोड तो खराब है सारा। कितना समय हो गया? लगभग 1-1.5 साल के करीब समथिंग हो गया। जब आप प्रशासन के पास आप जाते हैं इसकी गुहार लगाने के लिए, तो प्रशासन का क्या कहना होता है? वो कहते हैं कि प्रोसेस करवाएंगे। अब PWD वाले आए थे तो वो उन्होंने थोड़ा टीप हटा भी किया, वो फिर बरसात के मौसम में वैसे भी खराब हो जाएगी जी। जैसे कि आपने सुना, लगातार प्रशासन लोगों को अपना आश्वासन तो ज़रूर देती है कि उनकी जो ये सड़क है वह जल्द ही बन के तैयार हो जाएगी और उनकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी, लेकिन लगातार आश्वासन देने के बाद भी ग्रामीणों की जो परेशानियां वे कहीं भी कम होती नज़र नहीं आ रही। अब देखना ये होता है कि प्रशासन कब तक अपने इन सड़कों पर संज्ञान ले पाता है। तिगांव से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया।